गूगल करके बता दोगे। आज ये क्या लिखा है चांदनी, सभी रुचि, जिससे पूछता हूं वो नहीं बताता, दूसरे सब लोग बताते हैं। ठीक है, ये जो अभिरुचि या अभिक्षमता है, जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड, ये क्या होता है? तो जल्दी बताना चाहिए था, नहीं पता पापा कुमार, इतनी देर से बताया, इतना लंबा इंतजार करवाने के बाद फिर आपने बताया नहीं पता। तो ये तो दो शब्द आप बहुत जल्दी लिख सकते थे। सिलेबस नहीं देखते हो? सिलेबस देखोगे तो उसमें यूनिट 3 में जो तीसरा यूनिट है उसमें ढेर सारे बुनियादी मूल्य लिखे हैं, और इनमें से तो एक मूल्य आपके पूरे इस पेपर का हेडिंग भी है, सत्यनिष्ठा। इस पूरे पेपर का क्या नाम है? नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि या अभिक्षमता, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इंटीग्रिटी सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य है, आपके सिलेबस में है, और आप देखेंगे तो पाएंगे उसमें निष्पक्षता आपके सिलेबस में है, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप आपके सिलेबस में है, गैर तरफदारी, सहिष्णुता है आपके सिलेबस में, टॉलरेंस, ऐसे बहुत सारे मूल्य, वंचित वर्गों के प्रति करुणा आपके सिलेबस में है, समानुभूति आपके सिलेबस में है। तो ये सारे वो मूल्य हैं जिनको सिविल सेवा के बुनियादी आधारभूत मूल्य कहा जाता है। तो इस तीसरे यूनिट में हम इन्हीं बातों की पढ़ाई करने जा रहे हैं। पहला यूनिट आपने इथिक्स का पढ़ा, पहला और पांचवां यूनिट वो इथिक्स है बेसिकली, जिसमें हमने उपयोगितावाद, कांत की नैतिकता, रॉल्स की नैतिकता, गांधी की नैतिकता, ये सब पढ़ा। ये प्राइमरली एथिक्स था। पांचवां यूनिट अगर कंप्लीट कर लें, प्लेटो, मार्क्स या अरस्तु के बारे में जान लें, कुछ और थिंकर्स के बारे में जान लें, सारे थिंकर्स तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन कुछ थिंकर्स के बारे में और जान लें, तो वो भी एथिक्स को कंप्लीट कर देगा। फिर जो आप तीसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ये एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी का यूनिट है। इससे दो बात सीखने जा रहे हैं आप, एप्टीट्यूड क्या है और इंटीग्रिटी क्या है, और बाकी जो यूनिट है उनमें फिर से हम एथिक्स में लौटेंगे। तो आइए सबसे पहले मुझे बताइए कि ये एप्टीट्यूड क्या होता है? ये पता है कि नहीं पता है? एप्टीट्यूड व्यक्ति के जीवन में सीखे गए कौशल, सोनाली पोदार का कहना है व्यक्ति के जीवन में सीखे गए कौशल अभिक्षमता है। अच्छा, ये आंसर गलत है सोनाली, और सोचो। एक स्वाभाविक प्रतिभा में ता की मात्रा छोटी होती है, खैर कोई बात नहीं, स्वाभाविक प्रतिभा, और कोई योग्यता, अच्छा, एक विशिष्ट कौशल, किसी खास काम को करने की क्षमता। अभी क्षमता कहीं से देखा तो तुमने चांदनी? किसी नहीं, ये सोनाली, ये भी गलत है। क्षमता हमारे भीतर मौजूद एक जन्मजात क्षमता है। ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड से इसीलिए अलग है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, जिसको तुमने अभी पिछले दूसरे यूनिट में पढ़ा है, वो बनाया जाता है, सीखा जाता है। आपने देखा था कि शास्त्रीय अनुबंधन से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, निरीक्षण से, वातावरण परिवेश से, किसी शिक्षक से, किसी किताब से, धर्म से, शिक्षा से, मीडिया से अभिवृत्ति बनती है। कल एक उदाहरण दिया था कि एक आप जेब कतरे की कॉलोनी में रह रहे होते, जेब कतरों की कॉलोनी में, उस कॉलोनी में सारे लोग जेब कतरे हैं, आपकी माताजी जेब कतरी, आपके पिताजी जेब कतरे, आपका भाई जेब कतरा, तो आप ये अभिवृत्ति अपने वातावरण परिवेश से सीख लेते। ये जो सीखी गई चीज होती है, जिससे हमारा नजरिया या दृष्टिकोण बनता है, उसको अभिवृत्ति कहा था, एटीट्यूड। दूसरी एक चीज है जो हम सीखते नहीं है, जन्म से अलग है, जन्म से हमारे भीतर मौजूद है। पहले वाले मामले में आपका वातावरण परिवेश बदल दिया, जेब कतरों के मोहल्ले में हैं आप, जेब कतरने वाला एक नजरिया आपके दिमाग में बन गया कि इसमें कुछ गलत नहीं है। आप एक दूसरे समाज में हैं जहां लोग चोरी को गलत मानते हैं, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, तो आपका जेब कतरने के प्रति जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक हो गया, आप इसको गलत मानने लगे। दूसरी तरफ जो जेब कतरों की कॉलोनी में रहने वाला बच्चा था, जिसने अपने सारे दोस्तों, परिवार सदस्यों को यही करते देखा, उसको सही मानने लगा। तो अवृत्ति थी कि आप जहां रहते हैं, अपने वातावरण परिवेश से जो सीखते हैं, जो अर्जित करते हैं, जैसा नजरिया बनाते हैं, जैसा दृष्टिकोण बनाते हैं, वो एटीट्यूड है। लेकिन आप एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, आपके भीतर कुछ जन्मजात क्षमताएं हैं, या एक जन्मजात क्षमता है जिसको अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो निखर जाएगी
और आप किसी काम को करने की योग्यता हासिल कर लेंगे। आप किसी क्षेत्र विशेष में कुछ खास कौशल अर्जित कर लेंगे। कौशल आप अर्जित करते हैं, हुनर आप बनाते हैं, लेकिन सारे हुनर आप नहीं बना सकते हैं। जैसे दो बच्चों को एक ही टीचर एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस से मैथ्स पढ़ाए, अब वातावरण परिवेश तो समान बना दिया, स्कूल वही, टीचर वही, किताब वही, मैथ्स का सिलेबस वही। उस टीचर ने 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को मैथ्स पढ़ाया और बाद में हमने जब 1 साल बाद मैथ्स का टेस्ट लिया, एनुअल एग्जाम हुआ, तो एक बच्चे को आए 100 में 100, दूसरे को आए 100 में 60। प्रशिक्षण समान, टीचर समान, सिलेबस समान, लेकिन दो बच्चों की गणितीय कौशल या गणितीय हुनर, इन दोनों में असमानता। दोनों बच्चे एक जैसा गणित नहीं लगाते। आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा, आप स्कूल से पढ़ के आए होंगे, वहां आपको किसी टीचर ने साइंस पढ़ाया होगा, एक टीचर ने 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, किसी दूसरे टीचर ने उसी स्कूल में 50 बच्चों को मैथ्स पढ़ाया होगा। लेकिन जब परीक्षा हुई होगी आपकी, तो सारे बच्चों का गणित में, मैथ्स में, साइंस में, विज्ञान में बराबर अंक नहीं आया होगा। अब हम कहते हैं कि आप एक तरह के समाज में रहते हैं तो आप एक तरह का नजरिया बना लेते हैं, लेकिन यहां एक समान प्रशिक्षण के बावजूद सबका हुनर, कौशल, योग्यता एक समान नहीं है। किसने अंतर पैदा किया? जिस चीज ने अंतर पैदा किया वही है अभिक्षमता। इसका मतलब कुछ बच्चे जन्म से गणितीय योग्यता लेके पैदा हुए हैं, गणितीय क्षमता लेके पैदा हुए हैं। उनको गणित सिखाया जाएगा तो उनकी गणित में हुनर, उनका गणित में कौशल बढ़ जाएगा। और जिस बच्चे में जन्मजात गणितीय योग्यता या गणितीय क्षमता कहना चाहिए नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको गणित का प्रशिक्षण दोगे, गणित का ट्रेनिंग दोगे, तो उसमें गणित का वैसा कौशल, गणित करने का वैसा हुनर पैदा नहीं होगा। इस तरह से दो बच्चों को हिंदी साहित्य पढ़ाओ, एक बच्चा साहित्य पढ़ के कविता अच्छी लिखने लगेगा, कहानी अच्छी लिखने लगेगा, और दूसरा बच्चा कविता कहानी में बहुत कमजोर है, 4 लाइन नहीं लिख पाता पोएट्री की। कोई बालक है या कोई विद्यार्थी है आगे चल के भावनाओं को व्यक्त करना बहुत बढ़िया जान लेता है, संवेगों भावनाओं पर खूब बढ़िया लिखता है। कोई दूसरा विद्यार्थी है जो गणित तो अच्छा करता है लेकिन लिटरेचर अच्छा नहीं करता है। इसी अंतर को जो कहता है कि सारे मनुष्य सारे कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। प्रकृति ने अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग काम के लिए बनाया है। इसलिए अगर कोई एक मनुष्य वो काम करने की कोशिश करेगा जिसके लिए नेचर ने उसको बनाया नहीं, उसको अभी क्षमता नहीं दी, तो जीवन में फेल कर जाएगा, ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। जो कॉम्प्लेक्स स्किल है, मुश्किल हुनर है, मुश्किल कौशल है, उनको अर्जित नहीं कर पाएगा और औसत दर्जे की योग्यता तक सीमित रह जाएगा। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जिसको वो अभिक्षमता प्रकृति ने दी है, अगर उसने उस अभिक्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो अभिक्षमता है वही काम करने की कोशिश की, तो कम ट्रेनिंग से, कम प्रशिक्षण से वो उस हुनर को जल्दी सीख लेगा और उसमें वो उच्चतर स्तर की योग्यता अर्जित कर लेगा। तो वो क्षमताएं जो ये तय करती हैं कि हम किस क्षेत्र में अच्छा करेंगे, हमको कौन सा काम चुनना चाहिए, हमको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, किस क्षेत्र में हम जाएंगे तो उच्चतम स्तर के कौशल हुनर सीख पाएंगे, हमारी योग्यता का स्तर ऊंचा होगा, और किस क्षेत्र में अगर हम चले गए तो हमारी योग्यता, हमारे कौशल औसत दर्जे के, मीडियोकर लेवल के होंगे या निम्न दर्जे के हो जाएंगे। चाहे हम ज्यादा ही प्रशिक्षण क्यों न ले लें, यही अभिक्षमता, यही क्षमता अभिक्षमता कहलाती है, जो ये तय करती है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, जो ये तय करती है कि आपको किस चीज का प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो ये तय करती है कि आप जीवन में किस फील्ड में ज्यादा सफल होंगे, जो ये तय करती है कि कौन से कौशल और हुनर को आप जल्दी सीखेंगे, जो ये तय करती है कि आप में कौन सी योग्यताएं उच्चतम स्तर की बनेंगी। उसी अवधारणा को अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है। अब देखो, वर्ण व्यवस्था कौन से जानते हैं ना, कि एक वर्ग सेवा का काम करेगा, एक वर्ग शिक्षा अध्ययन का काम करेगा, ये इसी अभिक्षमता पर बेस था। बस में गड़बड़ ये हो गई थी कि उसने जन्म से मान लिया था कि कुछ लोग ये काम करेंगे और कुछ लोग वो काम करेंगे। अभिक्षमता को परखने का कोई वैज्ञानिक फार्मूला नहीं बनाया था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि सारे लोग एक ही काम के लिए नहीं बने हैं, अलग अलग काम के लिए बने हैं। क्योंकि पुराने समाज में आज की तरह इंजीनियर, डॉक्टर जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी, या आज की तरह ऐसे प्रोफेशंस नहीं थे। कुछ वैध होते थे, लेकिन डॉक्टरी का ऐसा प्रोफेशन नहीं था, वकालत का ऐसा प्रोफेशन नहीं था। तो समाज बड़ा बुनियादी किस्म का था। 4 ही चीजों की जरूरत थी: श्रम की, समाज की रक्षा की, व्यवसाय वाणिज्य की और अध्ययन अध्यापन की। इसलिए उस समय के समाज में इन्हीं 4 महत्वपूर्ण पेशों को ध्यान में रख के 4 अभिक्षमताओं की कल्पना की गई थी कि 4 तरह के एप्टीट्यूड वाले लोग होते हैं जिनको अलग अलग काम किया जाना चाहिए और उनको उसी काम का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। श्रम करने वाले को श्रम का प्रशिक्षण देंगे, अच्छा श्रमिक बनेगा। व्यवसाय करने वाले को व्यवसाय का प्रशिक्षण देंगे, अच्छा व्यवसायी बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, गड़बड़ क्या की वर्ण व्यवस्था में? 2 गलतियां की। एक, कौन अच्छा व्यवसायी बनेगा, इसको जन्म से तय कर दिया कि व्यवसायी का बेटा अच्छा व्यवसायी बनेगा। जैसे आज हम कहते हैं जज का बेटा जज बनेगा, उन्होंने गलती ये की वर्ण व्यवस्था में। अभी क्षमता को पता लगाने का वंशानुगत आधार मान लिया, कोई परीक्षा नहीं बनाई, कोई और तरीका नहीं चुना। दूसरी गलती ये की कि अलग अलग अभिक्षमताओं को रखने वाले लोगों में
एक अभिक्षमता वाले आदमी का हैसियत सामाजिक दर्जा ऊंचा कर दिया, दूसरे का नीचा कर दिया। अभिक्षमताएं हमारी अलग अलग हो, लेकिन इससे किसी का दर्जा ऊंचा नीचा ना हो, श्रम करने वाले व्यक्ति का भी वही महत्व हो जो शिक्षा अध्ययन अध्यापन में लगे व्यक्ति का हो। अगर ये दो काम हो गए होते तो वर्ण व्यवस्था में कोई खराबी नहीं थी। बशर्ते वर्ण व्यवस्था किसी को ना उच्च कहती ना किसी को निम्न, हायरार्की ना बनाती। और दूसरा, किसी परीक्षा के माध्यम से किसी साइंटिफिक प्रणाली से तय करती कि किसको टीचर बनना है। जैसे आज भी आप ये करते हैं, आप सबको डॉक्टर नहीं बनाते, सबको इंजीनियर नहीं बनाते, आप परीक्षा लेते हैं, इंजीनियरिंग का टेस्ट लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग के टेस्ट में पास हुआ, अच्छा परफॉर्म किया, उसको आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और प्रशिक्षण और कौशल और हुनर और योग्यता सीखने के लिए भेजेंगे। कौन सा व्यक्ति जिसने नीट में अच्छा किया, उसको डॉक्टर बनने के लिए भेजेंगे। सिविल सेवा की परीक्षा से तय करेंगे कि सिविल सेवा में जाने के लिए कौन से लोग उपयुक्त हैं, उनको चुनेंगे और फिर उनको सिविल सेवा का प्रशिक्षण देंगे। आज भी हम वर्ण व्यवस्था की तरह की बात मानते हैं। हर आदमी हर काम नहीं करेगा, अलग अलग काम अलग अलग आदमी करेंगे। आप नहीं तय करेंगे कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, एक परीक्षा से तय होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं। आप में क्षमता होगी तो बनाएंगे, नहीं क्षमता होगी नहीं बनाएंगे। बस इस प्रणाली में क्या फर्क है वर्ण व्यवस्था से? ये परीक्षा ले रही है। एक श्रमिक का बेटा डॉक्टर बन सकता है, श्रमिक का बेटा आईएएस बन सकता है, आईएएस का बेटा हो सकता है व्यवसायी बन जाए। तो आज हम मानते हैं कि जन्म से माता पिता आपके एक पेशे एक धंधे में थे, जरूरी नहीं वही अभिक्षमता आप में हो। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा आधुनिक समाजों में हम डॉक्टर इंजीनियर की हैसियत बराबर मानते हैं। भारत में तो श्रमिक की नहीं मानते बराबर, आईएएस की थोड़ा ऊपर कर देते हैं, लेकिन पश्चिमी मुल्कों में लगभग सारे लोगों का स्तर समान माना जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहता है हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है, इसलिए अगर आपने गलत व्यक्ति को किसी काम के लिए चुन लिया जो उस क्षेत्र के लिए नहीं है, तो संस्था भी बर्बाद होगी और व्यक्ति भी असफल होगा। अगर आप आईएएस बनने के लिए नहीं बने हैं, तो पहले तो आपको आईएएस का प्रशिक्षण कोचिंग ज्यादा दे दी जाए, तब भी आप सफल नहीं होंगे, फेल होंगे इस परीक्षा में, क्योंकि अभी क्षमता है नहीं आपके पास। आप आईआईटी के लिए नहीं बने, आप कोटा जाएंगे, कोचिंग करेंगे बार बार, आपके फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप में इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं है। अगर इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं है तो प्रशिक्षण देने के बाद भी, जैसे वहां कहा कि मैथ्स के टीचर ने मैथ्स आपको पढ़ाया, लेकिन हो सकता है आपका नंबर 60 आए, बहुत प्रशिक्षण के बाद भी आप 60 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे। वैसे यहां आप एक बार कोटा में कोचिंग कर लें, 2 बार कर लें, प्रशिक्षण ज्यादा मिलने के बावजूद आईआईटी क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड आपके भीतर नहीं। सिविल सेवा में आप आगे, आपके भीतर एप्टीट्यूड नहीं है, सीसेट का बार बार ट्रेनिंग लेंगे, आप फेल कर जाएंगे सीसेट के पेपर में, क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं है। या फिर सीसेट क्रैक करने के लिए आपको बहुत इफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण से आप में औसत दर्जे का कौशल विकसित होगा, जिससे कई प्रयास में आप सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। वही दूसरा बच्चा कम ही ट्रेनिंग से सीसेट को क्रैक कर लेगा। आप दिन रात मैथ्स लगाते बैठे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, वो केवल 1 घंटे 1.5 घंटे मैथ्स रीजनिंग करेगा और इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। उसमें गलती आपकी नहीं, आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है, वो उसके पास एप्टीट्यूड है। इसलिए सीसेट को क्या कहते हो, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो रीजनिंग से, मैथ से क्या करता है, चेक करता है कि कौन से लोग सिविल सेवा में जाने वाले लोग हैं, कौन से लोग सिविल सेवा में जाएंगे तो अच्छा करेंगे, किसमें सिविल सेवा में जाने के लिए जरूरी योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं, किसमें सिविल सेवा का कौशल और हुनर प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है, और कौन से लोग हैं जो एप्टीट्यूड नहीं रखते, इसलिए उनको अगर सिविल सेवा में भेजेंगे या वो गलती से चले गए, बहुत बार प्रयास किया 8-10 अटेम्प्ट में और किसी सेलेक्ट हो गए, तो सिविल सेवा को भी डुबोएंगे और खुद के जीवन में भी औसत दर्जे के सिविल सेवक बनकर रह जाएंगे। इसलिए आप जब किसी विदेशी मुल्क को देखेंगे, यूरोपियन देशों को देखेंगे, तो वो किसी परीक्षा में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देते, 10 साल का मौका नहीं देते। क्या मानते हैं, आपके पास एप्टीट्यूड है तो आप 6 साल 5 साल में उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। इसी तर्क को मानने वालों का मानना है कि ये आईएएस के लिए जो 32-34 साल की एज है ठीक नहीं है, 6 अटेम्प्ट ठीक नहीं है। शुरुआत में सिविल सेवा में सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते थे और 28 साल की एज थी, सिर्फ 3 अटेम्प्ट 28 साल में, फिर उसको बढ़ा के 4 अटेम्प्ट और 30 साल कर दिया गया था और बहुत लंबे समय तक रहा। फिर 2013 में जब सीसेट आया, थोड़ा पहले से आ गया, और उसके बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फेल होने लगे, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के विद्यार्थी फेल होने लगे, इतिहास पढ़ के आने वाले विद्यार्थी सीसेट में फेल होने लगे। तो विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार ने 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिए और 2 साल एज भी बढ़ा दी जनरल कैटेगरी की, तो 32 साल 6 अटेम्प्ट हो गए। तो ये जो आइडिया है, ये एप्टीट्यूड के खिलाफ आइडिया है। एप्टीट्यूड कहता नहीं, एक व्यक्ति को अगर आप ज्यादा उम्र तक फंसा के रखोगे किसी क्षेत्र में, एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप उसका नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसमें बार बार लगा हुआ है वो, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड नहीं है। उसको अपने एप्टीट्यूड वाले क्षेत्र में जाने दो, उसमें ज्यादा अच्छा करेगा और ये जल्दी पहचान लेगा कि इस परीक्षा में फेल हो रहा है, मतलब मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं, तो मैं दूसरा काम करूं, उसमें मैं ज्यादा अच्छा करूंगा। और इसको ऐसे समझो, इसीलिए पश्चिम में क्या माना गया कि मां बाप नहीं तय करेंगे बच्चे को क्या बनना है। आपको पढ़ाया था कि अमेरिका में, पश्चिम में मां बाप की पाबंदी से, मां बाप के दबाव से बच्चे को मुक्त कर दिया जाता है और जल्दी बच्चा 6ठी-7वीं क्लास से तय करने लगता है कि वो हायर स्टडीज में जाएगा कि नहीं, उच्च शिक्षा लेगा कि नहीं, कैरियर में क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ट्रक चलाएगा, गाना गाएगा, खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा, बेसबॉल खेलेगा, क्या करेगा, बच्चा तय करता है। इसी कारण
पश्चिमी मुल्कों में उनकी जनसंख्या छोटी है, कम है, फिर भी देखोगे ओलंपिक में खूब मेडल जीतते हैं, खेलों में अच्छा करते हैं, विज्ञान में अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हैं। सारे क्षेत्रों में मुल्क, छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप के, भारत की आबादी का तो कईयों में 1/50 से कम आबादी है, लेकिन हमसे ज्यादा गोल्ड मेडल, हमसे ज्यादा इनोवेशन स्टार्टअप, हमसे ज्यादा इन्वेंशन खोज आविष्कार, हमसे बेहतरीन कंपनियां बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो व्यक्ति जो एप्टीट्यूड रखता है वो काम कर रहा है। जब वो काम करता है तो उसमें सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। वो 12वीं की बात कर लेता है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाई में मेरा कोई एप्टीट्यूड नहीं है आगे, और वो कुछ खास काम करता है, एक सोशल मीडिया टाइप का इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाता है, मेटा या फेसबुक नाम का, और जुकरबर्ग बन जाता है, जो आगे उच्च शिक्षा में गया ही नहीं। और हमारे यहां भारत में हर आदमी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, हायर एजुकेशन में जाने के लिए परेशान है। क्यों? क्योंकि सब उसमें जाके सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। बिना बीए किए, बिना ग्रेजुएट हुए, बिना बीएससी किए आप सरकारी नौकरियों की परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए पूरा भारत उच्च शिक्षा में जाने के लिए बेताब है। इसी कारण हमारी उच्च शिक्षा की क्वालिटी बहुत खराब है। उच्च शिक्षा सबके लिए होती नहीं है। भारत ने तो उसको फंडामेंटल राइट बना लिया है। कहेंगे क्या ऐसे कैसे हमको उच्च शिक्षा से रोक दोगे? एजुकेशन तो एम्पावर करता है, सशक्तिकरण करता है। नहीं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सबके लिए नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसी बात को लेके आ रही है। क्या? कि आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी करवाई जाए जिससे आप में कुछ हुनर कौशल विकसित हो जाए, शिक्षा को कौशल के साथ भी जोड़ दिया जाए, और जल्दी ही पहचान लिया जाए कि आप किस क्षेत्र के लिए ठीक है। इतने बड़े देश में जब हम ओलंपिक के लिए मेडल नहीं जीतते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को हम खेल में जाने नहीं दे रहे हैं। उसको यहां फिजिक्स वाला में या किसी और कोचिंग में या कहीं कोटा में इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी में लगा रखा है, आईएएस की तैयारी में लगा रखा है। जरा सोचो कि अगर सचिन तेंदुलकर नाम का खिलाड़ी, दिया होगा उदाहरण ऐसा, सचिन तेंदुलकर नाम का खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान में पैदा हुआ होता, जहां हर मां बाप अपने बच्चे को या तो इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है या आईएएस, तो सचिन तेंदुलकर जब बल्ला लेके भागता क्रिकेट के मैदान में तो उसके पिताजी उसकी जोरदार पिटाई करते, कहते खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। और तेंदुलकर को मार पीट के उसका बैट तोड़ के पढ़ने के लिए बैठा देते। उसमें एप्टीट्यूड था नहीं तेंदुलकर में, पढ़ने के लिए बैठाते, उसका पढ़ने मन नहीं लगता, बहुत प्रयास करने पर भी वो क्षमताएं अर्जित नहीं कर पाता, फिर भी उसको कोटा भेज देते। वहां वो अवसाद में चला जाता, डिप्रेशन में, क्योंकि उसको कोचिंग में कोई बात समझ में ना आती, उसका मन खेलने में लग रहा, आप उसको खेलने दे नहीं रहे, उसमें जंजात क्षमता खेलने की है, लेकिन आपने उसको भेज दिया गणित पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब वहां से तेंदुलकर फेल होकर लौट आता उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया के माता पिता होते मान लो, तो कहते हैं वहां तो पैसा डुबो दिए हो, अब बीए करो, बीएससी करो, बीए बीएससी करवाते, अब फिर आईएएस की तैयारी में लगा देते कि आईएएस की तैयारी करो, उसमें फेल हो जाता, फिर कहते बैंकिंग एसएससी दे दो, और कुछ एसएससी एसएससी देके बैंकिंग का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम देके, सिपाही भर्ती में दौड़ के फिजिकल टेस्ट देके, एक दिन मान लो ये किसी बैंकिंग की परीक्षा में सफल हो जाता, क्लर्क बन जाता। उसके पिताजी कहते ये तो हम तुम्हारे पीछे लगे थे तो तुमको आदमी बना दिए, आज जो शादी ब्याह करके सेटल्ड हो वो इसी कारण हो क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे लगा रहा, नहीं तुम तो बल्ला लेके भागते रहते थे इधर, जब देखो बैट लेके भागते रहते थे, आवारा हो गए थे, हमने तुमको सुधार दिया, आज 50,000 की नौकरी कर रहे हो, शादी ब्याह करके सेटल्ड लाइफ जी रहे हो। तेंदुलकर को बैंक का क्लर्क बना के सोचते कि तेंदुलकर जिंदगी में सफल हो गया। जरा सोचिए देश का और दुनिया कितना नुकसान होता। ये तो भला हो तेंदुलकर मराठी परिवार में पैदा हुआ, वहां जहां उसके मां बाप समझदार थे, उन्होंने उसको आईएएस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में नहीं लगाया, उसको क्रिकेट का मन था, क्रिकेट खेलने दिया, क्रिकेट खेलने दिया तो दुनिया को सबसे बेहतरीन बैट्समैन मिला। लता मंगेशकर के मां बाप यूपी बिहार के रहे होते, गाना गाती मार पीट के कहते गायक बनोगी, चलो तैयारी करो, मैथ्स लगाओ। लता मंगेशकर बेचारी मैथ्स लगा रही होती, वो एसएससी में किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क बनके, और वहां भारतीय सरकार के किसी अधिकारी के अधीन काम करके पूरी जिंदगी 70-80 हजार की सैलरी लेके बिता देती। आपको लता मंगेशकर कहां से मिलती? सारे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के मां बाप अगर सरकारी नौकरी के लिए, सारे तेंदुलकर, विराट कोहली के मां बाप अगर सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को लगा देते, कोटा भेजते, मेडिकल करवाते, आईआईटी करवाते, आईएएस की तैयारी करवाते, तो सोचिए जरा देश को आप कितने बड़े बड़े जो गायक, इतने बड़े बड़े जो एथलीट मिले, कोई मिलता? कहां मिलता? नीरज चोपड़ा कहते कहां भाला फेंकने जा रहे हो, लग जाएगी किसी की चोट, चलो घर के अंदर बैठो, कोई नहीं मिलता आपको। और इसलिए आज भी कम मिल रहे हैं क्योंकि हमारा समाज अपने बच्चों को उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से कैरियर नहीं चुनने दे रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करोगे, तो पापा कहते हैं बड़ा नाम तो तभी करोगे जब इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे। अब बच्चा वो काम करने में लगा है जो उसके लिए बना ही नहीं है, इसलिए तो उसकी जिंदगी चौपट हो रही है। और दूसरा, अगर वो किसी तरीके से बहुत इफर्ट करके, अगर एप्टीट्यूड होता जल्दी सफल हो जाता, एप्टीट्यूड नहीं है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी के सफल होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो उसके लिए बहुत प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, टाइम, एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी। और तब औसत दर्जे की आईआईटी में नहीं हुआ, फिर एनआईटी में नहीं हुआ, फिर किसी कॉलेज में डोनेशन से, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में बहुत इफर्ट करने के बाद वहां हो गया और वहां से इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। ठीक है,
तो ये जो आइडिया आपने समझा कि हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है, प्रकृति ने हर आदमी में समान रूप की क्षमताएं नहीं बनाई, प्रकृति ने हर व्यक्ति में विविधता दी है, अलग अलग डाइवर्सिटी है उनमें जो उनके अंदर अंतर्निहित संभावना है। इस बात को अगर आप समझते हैं तो इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। तो एप्टीट्यूड के बारे में जो सनी अतुलकर ने लिखा था कि अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता जन्मजात अंतर्निहित योग्यता है, जन्मजात अंतर्निहित योग्यता है जो क्या करती है, जिसके अनुरूप यदि किसी को प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या करेगा, इधर उच्चतम स्तर के हुनर और कौशल अर्जित कर लेगा तथा उच्च स्तर की योग्यता से युक्त हो जाएगा। मतलब अभिक्षमता प्लस प्रशिक्षण, अभिक्षमता के साथ प्रशिक्षण अगर दिया तो बनता है उच्च कौशल और उच्च योग्यता, और समय लगता है कम। ठीक है, और अगर इसी के विपरीत अगर अभिक्षमता नहीं है और आपने इसके साथ किसी बिना अभिक्षमता के प्रशिक्षण दिया, बिना अभिक्षमता के किसी क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण अगर आपने दिया तो क्या होगा, इसका परिणाम होगा दो तरह का। एक तो असफलता, आप सीख ही नहीं पाएंगे। हम आपको लता मंगेशकर की बनाने की कोशिश प्रशिक्षण से करें, दिन रात संगीत सिखाएंगे और सोचेंगे लता मंगेशकर बन जाएंगे, अगर आपकी क्षमता नहीं होगी तो आप जिंदगी में लता मंगेशकर नहीं बन सकते। केवल ट्रेनिंग से अगर किसी आदमी को कुछ बनाया जा सकता होता तो आज भारत में क्रिकेट एकेडमीज भरी पड़ी हैं। फिर तो आज तो बच्चों को लोग 5-5 साल से क्रिकेट की एकेडमी में भर्ती करा दे रहे हैं। तेंदुलकर किसी क्रिकेट की एकेडमी में इतनी जल्दी नहीं गया था, और जिस क्रिकेट की एकेडमी में गया भी था चेरिशकर की, वो कोई आज की मॉडर्न एकेडमी की तरह नहीं थी। आज तो सारे गियर्स के साथ, सारी चीजों के साथ मां बाप भेजते हैं, फीस देते हैं, फीस देके थोड़े बड़े सामान्य से ग्राउंड में वहां उसके टीचर थे, वो सिखाते थे। आज तो बहुत जल्दी इसे प्रशिक्षण आप शुरू कर देते हैं, फिर भी आप तेंदुलकर थोड़े बना देते हैं। ये सारे खिलाड़ी जिनको क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग एकेडमी में, जिनका कंप्यूटर से एनालिसिस भी कर रहा उनका कोच, वो तेंदुलकर नहीं बन जाएंगे ज्यादा प्रशिक्षण से। तो एक तो असफलता होगी, बहुत लोग रणजी भी नहीं खेल पाएंगे, और दूसरे कुछ लोग होंगे जिनमें निम्न स्तरीय कौशल और निम्न स्तरीय योग्यता। जैसे गणित का बहुत प्रशिक्षण आपको दें हम, एक तो हो सकता है गणित की अगर आपने एप्टीट्यूड नहीं तो आप फेल हो जाएंगे गणित के पेपर में, और दूसरा ये होगा कि पास तो हो जाएंगे लेकिन उसके लिए ट्यूशन भी लगाना पड़ा, स्कूल के साथ ट्यूशन लेना पड़ा गणित का। ट्यूशन के साथ साथ दिन रात मां बाप ने आपको गणित लगवाया, बहुत करने के बाद भी आप गणित में 70 नंबर लेके आ पाए 100 में। डिस्प्रपोर्शनेट टाइम आपने दिया, फिर भी परिणाम वैसे नहीं आए कि वो उच्चतम स्तर पर आपको ले जाते। ठीक है, तो ये इसका मतलब कौशल, हुनर और योग्यता ये किस दर्जे की होगी, आप अर्जित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये केवल प्रशिक्षण नहीं तय कर सकता, ये तय करेगी अभिक्षमता। तो क्या कहेंगे हम, किसी व्यक्ति में कौन से कौशल, हुनर का विकास किया जा सकता है, किस क्षेत्र में उसमें योग्यताएं विकसित हो सकती है। यह निर्धारित
करने वाली जन्मजात क्षमता ही अभिक्षमता है। तुम देखते होगे एनडीए सीडीएस में सेना में जाने के लिए, लेफ्टिनेंट बनने के लिए जो एग्जाम होता है एनडीए सीडीएस, उसमें रिटन एग्जाम बहुत लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन फिर एसएसबी होता है, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, ऐसे कई सेंटर हैं एसएसबी के, जहां जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया वो लोग जाते हैं और 40-40, 35-35 का ग्रुप जाता है और कई बार तो पूरे के पूरे बैच को लौटा देते हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करते। आपने सुना होगा 4 दिन 5 दिन एसएसबी चलता है, किसी को पहले दिन लौटा दिया, किसी को दूसरे दिन लौटा दिया। क्या करते हैं, वहां रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आने के बाद अब टेस्ट करते हैं एप्टीट्यूड। अलग अलग टास्क देते हैं आपको, कोई चित्र दिखाएंगे, कहेंगे कुछ लिखो, कोई टास्क दे देंगे, बोलेंगे कंप्लीट करो, कोई ग्रुप बना देंगे, कह देंगे इसमें ये काम करके दिखाओ, और उससे वो सारी आपकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके आप में पता लगाते हैं कि एप्टीट्यूड आप में सेना में जाने का है या नहीं। अगर उनको लगता है कि आप में सेना में जाने का एप्टीट्यूड नहीं है, आपको कोई चित्र दिखाया और आपने उस पर भावुक कविता लिख मारी, तो आप में इतनी संवेग और भावना है तो आप कवि बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए ज्यादा फिट है, सेना में जाने के लिए नहीं। चित्र हमने दिखाया, आपने सौंदर्य रस की कविता लिख दी, अब इतना सौंदर्य आपके दिमाग में है तो इसका मतलब आप सेना में जाने के लिए फिट आदमी नहीं है। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड का आइडिया है जो मानता हर आदमी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, हर आदमी इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, हर आदमी डॉक्टर के लिए नहीं है। अगर उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो पहले तो बन नहीं पाएगा, असफल हो जाएगा, और बनेगा तो औसत दर्जे का डॉक्टर बनेगा। ऐसा सर्जन बनेगा कि यहां ऑपरेशन करना है, यहां सर्जरी करना है, यहां छोटे से पहले यहां से यहां तक पूरा खोलेगा, फिर ढूंढेगा, फिर सर्जरी करेगा, फिर पूरा सिलेगा। कौशल नहीं है। दूसरा सर्जन जिसमें एप्टीट्यूड था सर्जन बनने का, वो यहां सर्जरी करना था, यहीं छोटा सा कट लगाएगा, यहीं काम करेगा और बंद कर देगा। पहला वाला सर्जन ढूंढ रहा है, इतना खोल के आराम से ढूंढ के सर्जरी कर रहा है। जिसकी सर्जरी करेगा 10 में से 7 आदमी ठीक ही नहीं होगा, एक आध दो तो चल बसेंगे। दूसरा वाला जिसकी सर्जरी करता है सब ठीक हो जाते हैं, लोग कहते हैं इसका हाथ बहुत बढ़िया है। प्रशिक्षण दोनों मेडिकल कॉलेज से सर्जरी का लेके आए, लेकिन एक मशहूर सर्जन है शहर का और दूसरे से कोई सर्जरी करवाना नहीं चाहता है, जिसकी आंख की मोतियाबिंद का इलाज किया, आधे लोगों की आंख में रोशनी ठीक से नहीं लौट पा रही, और कोई आई का डॉक्टर बहुत मशहूर, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है उन्हीं मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के आने के बाद जिनसे दूसरे लोगों ने पढ़ा, कैसे बहुत बढ़िया हो गया, उसमें एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए वो अच्छा डॉक्टर बन गया। तो ये एप्टीट्यूड ना कई तरह का होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, स्पेशल एप्टीट्यूड होता है, इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड होता है, ये सब बहुत सारे तरह के एप्टीट्यूड हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड स्पेशल एप्टीट्यूड है, स्पेशल, स्पेशल नहीं, स्पेशल, स्पेस वाला, SPACE, स्पेस, देश वाला। स्पेशल एप्टीट्यूड जिनमें होता है पूरा जगहों को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। उनको आप किसी जगह पर ले जाएं जहां 4-5 मोड़ थे अलग अलग, तब आप उस जगह पहुंचे। पहले सीधे गए, मस्जिद आई, मस्जिद से बाएं लिए, थोड़ा आगे चलने पर गुरुद्वारा आया, वहां से दाएं लिए, फिर थोड़ा आगे चलने पर सीधे पीपल का पेड़ मिला, उससे थोड़ा सा मुड़ के दाहिने हुए, फिर आगे चले बरगद का पेड़ मिला, बरगद के पेड़ से दाएं मुड़े, फिर आगे आम के पेड़ से जब बाएं मुड़े तब उस जगह पर पहुंचे। आप एक आदमी को ले गए 5 जगह, मस्जिद, गुरुद्वारा, पीपल, बरगद, आम से मुड़ते हुए पहुंचाया। दूसरी बार आपने छोड़ दिया, बिना पूछे पहुंच गया। और एक आदमी को आप 5 बार वहां ले जा चुके हैं। हर बार किसी बार बरगद के पेड़ के पास पहुंच के फोन करता है आपको, तो भैया बरगद पे पहुंच गया, इधर से किधर मुड़े। किसी बार पीपल पे रुक जाता, कहता इधर किधर से मुड़े। एक बार आम तक पहुंच गया, कह रहा आप कहां जाएं। 5 बार आप ले जा चुके हैं, लेकिन रास्ता हर बार भूल जाता है। इसका पहले वाला जो रास्ता नहीं भूलता, बड़ी जल्दी पहचान लेता है, उसमें स्पेशल एप्टीट्यूड है, जन्मजात क्षमता है स्पेस को पहचानने की। दूसरे वाले में स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं है। अब जिसमें स्पेशल एप्टीट्यूड है ना, बड़ी जल्दी जगह को आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर ये ज्योग्राफर बने, भूगोल पढ़े, भूवेत्ता बने, ज्योग्राफर बने तो बहुत अच्छा करेगा। अगर ये आर्किटेक्ट बने, मकान का नक्शा वक्शा बनाए, बहुत अच्छा बनाएगा। अब ये जगह में बढ़िया डिजाइन बना देगा। आप देखेंगे कितनी जगह में कैसे इतनी जगह निकाल दी इसने घर में। ये सर्जन बनेगा तो बहुत अच्छा सर्जन बनेगा। स्पेशल एप्टीट्यूड वाले लोग सर्जन अच्छे बनते हैं, आर्किटेक्ट अच्छे बनते हैं, ज्योग्राफर बन सकते हैं। और स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं है और आप आर्किटेक्ट बन गए तो देखने में जगह आपने दिया उसको 300 गज का प्लॉट दिया और उसने सत्यानाश कर दिया। उस प्लॉट को देखने के बाद घर बन के जब निकला तो 200 गज वाले से भी कम जगह आपको दिखाई दे रही। अलग अलग जगह से सीढ़ी निकाल दिया घर में, सीढ़ी की सारी जगह खा गई। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड का आइडिया है। आपको शुरुआत में जब पढ़ाया होगा कि आपके सिलेबस का क्या आइडिया है, तो वहां बताया होगा, ढाबे वाला एग्जांपल दिया रहा होगा कि एक लड़का जो यूपीएससी में फेल हो गया ढाबा खोल लेता है और दिखाया था कुछ दिन उसका ढाबा बंद हो जाता है। तो उसमें व्यवसाय का एप्टीट्यूड नहीं। धीरू भाई अंबानी में क्या था? धीरू भाई अंबानी में बिजनेस का एप्टीट्यूड था, इसलिए किसी बहुत बड़े मैनेजमेंट के कॉलेज से नहीं पढ़े, लेकिन सबसे बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया भारत का। और दूसरे किसी आदमी को खूब व्यवसाय पढ़ाओ, एमबीए करवाओ, एमबीए करवाने के बाद बिजनेस करवा दो, डुबो देगा। ये एप्टीट्यूड होता है। पॉलिटिकल साइंस किसी को खूब पढ़ाओ और तुम सोचो गांव के प्रधान का चुनाव लड़ जाएगा, सरपंच का हार जाएगा। और एक दूसरा आदमी जो कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, एमएलए बन जाएगा, गांव का प्रधान भी जीत, गांव के प्रधान का चुनाव भी जीत लेगा, सरपंच बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नहीं है। ये एप्टीट्यूड के अंतर है। ठीक है, तो अब तुम ये समझ गए कि एप्टीट्यूड क्या होता है। अब जरा मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना, एक फोन आ रहा है, मैं तुरंत वापस लौटता हूं इनको कुछ बताने के बाद।
हाँ जी, एप्टीट्यूड कैसे पता लगाएंगे, तो अब ऐसा कोई फार्मूला मैं कैसे बता दूं। एप्टीट्यूड आपका शुरुआती स्कूलिंग से पहचाना जाना चाहिए। जो अभिक्षमता प्रकृति ने हमारे अंदर दी है उसी के अनुरूप हमको रुचियां दी होती हैं। अगर हमारे ऊपर माँ बाप की पाबंदी, समाज की पाबंदी ना लगाई जाए, जो भारत में लगाई जाती है, तो हम अपनी रुचियों से कुछ ही दिन में अपने एप्टीट्यूड को पहचान लेते हैं। प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने एक अभिक्षमता दी हमारे अंदर और उसी अभिक्षमता के अनुरूप हमारी रुचियां दी हैं। लेकिन समाज और स्कूल, हमारे स्कूल, वो कई बार उस रुचि को दबा देते हैं। तो आगे चलकर हमको पता ही नहीं जाता कि हमारे भीतर कौन सी रुचियां थी, किस तरह की अभिक्षमता थी। अगर हमको उसको दबाया ना गया होता, जैसे भारत के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ जो स्कूल है ना, वो अभिक्षमता को खत्म करने का सबसे बड़ा सेंटर बन गए। उन छोटे कस्बाई स्कूलों में वो स्कूल गणित विज्ञान तो पढ़ाते हैं, लेकिन तबला बजाना नहीं सिखाएंगे, हारमोनियम बजाना नहीं सिखाएंगे, गाना नहीं सिखाएंगे, खेल कूद के मैदान में नहीं ले जाएंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी नहीं करवाएंगे। तो उन जगहों पर पढ़ने वाला बच्चा, उनमें जिसमें इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एप्टीट्यूड है, वो तो आगे चल के सफल हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी उस स्कूल की बच्चों की संख्या जिनमें इंजीनियरिंग मेडिकल का एप्टीट्यूड नहीं था, वो स्कूल से निकलने के बाद कुछ नहीं कर पाते, छोटा मोटा काम धंधा करके सीमित रह जाते हैं। अगर उस स्कूल ने क्या किया होता, जैसे हमको गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाया, उसी तरह से छोटी कक्षाओं से ही उतना ही सिखाता, क्या खेल कूद, उतना ही सिखाता संगीत, उतना ही सिखाता अलग अलग तरह की एक्टिविटी, तो उस स्कूल को 5वीं 6ठी क्लास से पता चलने लगता कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर रहा है। अब बच्चे को पता चलने लगता कौन सा फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा 9वीं 10वीं क्लास तक आते आते पहचान लेता किस क्षेत्र में बहुत अच्छा करता हूं, स्कूल में इस क्षेत्र में मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, इसलिए मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन भारत के छोटे कस्बों के स्कूल केवल पढ़ाई करवाते हैं, एक ही तरह की पढ़ाई। अब उस तरह की पढ़ाई का समय तो एप्टीट्यूड है नहीं, इसलिए कुछ बच्चे अच्छा नंबर ले आते हैं, जो बाकी अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, उनके लिए वो स्कूल कुछ कर ही नहीं रहा है, उनके लिए कैरियर ऑप्शन क्रिएट ही नहीं कर रहा है, उल्टा उनके मन में हीन भावना भर दे रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा गणित में 100 नंबर नहीं आया। अरे 100 नंबर नहीं आया, उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन उसमें दूसरा कोई एप्टीट्यूड होगा, उसको तुम पहचान ही नहीं रहे हो। और यही हमारे छोटे कस्बों के माँ बाप भी ये करते हैं। अगर कोई स्कूल मान लीजिए कह दे कि हम अपने यहाँ तालाब खुदवाएंगे, स्विमिंग करवाएंगे, स्विमिंग पूल बनवाएंगे, हॉर्स राइडिंग करवाएंगे, गाना बजाना सिखाएंगे, तो माँ बाप कहेंगे भैया हमको नहीं पढ़ाना तुम्हारे यहाँ। अरे हम बच्चा भेजते हैं, मैथ पढ़ाओ, उसको तैरा रहे हो, उसको तैराकी सिखा रहे हो, उसको फुटबॉल खिलवा रहे हो, हम खेलने के लिए थोड़ा भेजते हैं बच्चा तुम्हारे स्कूल में। खिलवाओ मत, 8 के 8 पीरियड में पढ़ाओ उसको। वो कहीं बाद में ना, अगर कोई स्कूल ऐसा चलता हो छोटे कस्बे में और लिख दे कि आपका बच्चा तैराकी में, दौड़ने में बढ़िया है, और मैथ्स में उसका नंबर खराब है, कहेंगे इसके लिए थोड़े भेजे थे तुम्हारे पास, रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स में नंबर अच्छा दिखना चाहिए, विज्ञान में अच्छा दिखना चाहिए, कहेंगे स्कूल अच्छा है, बहुत पढ़ाई होती है। तो भारत के ज्यादातर माता पिता कहते हैं स्कूल अच्छा है क्योंकि बहुत पढ़ाई होती है। जब बहुत पढ़ाई होती है तो पढ़ाई किसकी होती है? पढ़ाई होती है गणित की, विज्ञान की, कुछ और विषयों की। तो वही विषय आपके भीतर अगर एप्टीट्यूड के रूप में, तो आप उस स्कूल से फायदा उठा रहे हैं। नहीं तो हमारे स्कूल भारत के 90% पोटेंशियल को वहीं, जैसे कहते हैं ना भ्रूण हत्या कर दीजिए आप, वैसे हमारे स्कूल टैलेंट की भ्रूण हत्या के सेंटर्स बन गए हैं, जो आपको फेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके व्यक्तित्व में छिपी अंतर्निहित संभावना को प्रकट ही नहीं किया। विद्यालयों का काम आपके भीतर जो क्षमता उसको विकसित करना होता है, अपना आइडिया से उसको थोप कर आपके ऊपर टेस्ट करना नहीं होता तुम अच्छे हो कि नहीं हो। पहले स्कूल ने एक आइडिया बनाया कि हमारी पढ़ाई लिखाई का आइडिया है, फिर उसको आपके ऊपर थोप दिया और थोप के कहा कि आप फेल हो गए, अच्छा नंबर नहीं लाए, तुम खराब गधे हो, तुम खराब स्टूडेंट हो। तो एक तो हमको हमारी क्षमता के अनुरूप कुछ प्रशिक्षण नहीं दिया, और दूसरा हमारे अंदर हीन भावना उल्टा पैदा कर दी। अब मैं मानता हूं मेरी क्लास में जो गणित का बच्चा है वो 30 मार्क का है, अब मैं तो कुछ हुई नहीं, ठीक है। तो इसलिए एप्टीट्यूड पहचानने की ये जो बात है, ये परीक्षाओं के माध्यम से होती है, बशर्ते हमारे स्कूल्स में खेलकूद की परीक्षा हो, म्यूजिक की भी हो। जैसे आप किसी यूरोपीय स्कूल को देखेंगे, किसी अमेरिकन स्कूल को देखेंगे, क्लास 3rd से 4th से ही वो अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग साल में जोड़ देते हैं। क्लास 5 में जो 5वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में जोड़ देंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट तुमको चुनना पड़ेगा बजाने के लिए, सबको। 6ठी क्लास से कह देंगे दूसरा इंस्ट्रूमेंट चुनो। 9वीं तक आते आते बच्चा खुद ही पहचान लेता है कि किस वाद्य यंत्र को बजाने में मेरा मन लगता है। लगता भी है किसी वाद्य यंत्र में भी नहीं लगता है कि नहीं लगता है, गाने में मेरा मन लगता है कि नहीं लगता है। मैंडेटरी है अमेरिकन और यूरोपीय स्कूल में कि आपको कोई स्पोर्ट्स हर साल चुनना पड़ेगा, या तो उसको कंटिन्यू करें या दूसरा स्पोर्ट्स देंगे। लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। हम पहचानना चाहते हैं कि 10वीं तक आते आते अगर आपका किसी लैंग्वेज में मन नहीं लग रहा, ये मच्छरों ने बड़ा परेशान कर रखा है, आपका किसी लैंग्वेज में मन नहीं लग रहा, तो आप इसका मतलब लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड नहीं रखते, तो लैंग्वेज वाला पढ़ाई मत कीजिएगा। किसी वाद्य यंत्र में आपका मन नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि आप म्यूजिक वाला एप्टीट्यूड नहीं रखते, म्यूजिक में आगे नहीं जाएंगे। आपने भी पहचान लिया, स्कूल में भी पहचान लिया, स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सेल नहीं कर पाए, तो डाइवर्सिटी बनानी पड़ेगी, भारत की शिक्षा नीति में डाइवर्सिटी बनानी पड़ेगी। ऐसा जब हम करेंगे तब हम ये जो आपका सवाल है कि हम अपना एप्टीट्यूड कैसे पहचानें, तब उस तक आपको ले आ पाएंगे जब आप अपना एप्टीट्यूड पहचानने में सक्षम होंगे। बाकी ढेर सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, नहीं एप्टीट्यूड जन्म समय के साथ चेंज नहीं होता है, एप्टीट्यूड वही रहता है। जैसे एक एप्टीट्यूड है जिसको आप कहते हैं कि आप में इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एक किस्म का एप्टीट्यूड है जिसको आईक्यू से नापते हैं आप। आईक्यू आपका चेंज नहीं होता, आईक्यू आपका जिंदगी भर वही रहता है। आपका आईक्यू अच्छा है तो आपको एक खास तरह की चीजों में भेजा जाएगा तो वहां बढ़िया करेंगे। कल से परेशान कर रहा है सुनीता, आपने समानुभूति मेरे प्रति व्यक्त की, मैं इसके लिए आभारी हूं। चलिए अब देखिए, मेरा काम पढ़ाना है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप कहने लग जाए कि हमको सर ने समझा दिया, क्या इसकी तैयारी मत करो, नहीं तो कल कोचिंग करने लगे कि आप पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को भड़का देते हैं। तो पढ़िए पढ़िए और कोशिश कीजिए, क्या पता आप में एप्टीट्यूड हो, क्योंकि स्कूल ने तो पहचाना नहीं, तो आपके पास कोई और तरीका नहीं कि आप किसी एक फील्ड में जिसमें आ गए उसमें पूरा जोर लगाएं और जोर लगा के अच्छी कोचिंग करके पता करें कि हम इस फील्ड के लिए थे कि नहीं थे।
आधे मन से मत तैयारी करो, पूरे मन से करो। और अगर ऐसी तैयारी करके आपने जोर लगा के पहचान लिया तो फिर आप उस फील्ड में अगर सफल हो गए तो आप अच्छा कर लिया आपने। नहीं हुए तो आपके पास बहुत सारे क्या ऑप्शंस थे। ऐसा तो है नहीं कि आप संगीत सीख के आए संगीतकार बन जाएंगे, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करें वहीं इधर चले जाएंगे। तो ऑप्शन तो आपके कम हो गए ना, तो कम ऑप्शन में ज्यादा बेहतर एफर्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरा आईक्यू बहुत कम है, एकदम सबसे लोएस्ट है, 20-25 होगा ऐसे कुछ। तुम लोग आईक्यू देखो कितना शानदार है। ठीक है, तो चलिए पहली बात आपने एप्टीट्यूड वाली पढ़ ली, एप्टीट्यूड आप समझ गए। अब इसके तमाम प्रकार जो एप्टीट्यूड के हैं उसको अपने किताब से देख लीजिएगा फैक्चुअल तरीके से। कौन कौन से एप्टीट्यूड होते हैं, दर्जनों एप्टीट्यूड होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे जिसका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड होता है, भाषाएं बड़ी जल्दी सीख लेता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको 13-14 भाषाएं आती थी। और आप में से बहुत लोग, हम में से बहुत लोग वो अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे जिंदगी भर, बोल नहीं पा रहे। इसका हमारा लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड कमजोर है। हम भाषा सीखने पर जोर लगाएंगे, देर में सीख पाते हैं। दूसरी तरफ कोई बच्चा होगा जल्दी सीख जाएगा। कुछ लोग दर्जन भर भाषाएं जानते हैं, 5-5 भाषाएं जानते हैं, और यहां एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा सीखने में पसीना छूटा जा रहा है। किसी में मन ना लगे तो कहीं लगा लो मन। अब क्या बताऊं इसका, एक जगह कहीं लगा लो मन, जब कहीं नहीं लग रहा तो मजबूरी में कहीं लगाओ। कहीं लगाने का मतलब है ढूंढो और देखो कि कहां मन रुकेगा, स्थिर होगा, किस काम को पहचानते हैं, किस काम को करने में खुशी मिलती है, किस काम को निरंतरता के साथ करते हैं, बोर नहीं होते। इसीलिए ना यूपीएससी के पेपर में क्या पूछा जाता है आपसे, आपकी हॉबीज। वो कई काम करती हैं, एक तो बताती हैं कि आपका व्यक्तित्व कितना विकसित है। कहा था सुखवात पढ़ाते समय कि अगर हमारी हॉबीज ज्यादा है तो इसका तो हमारा चेतना का परिष्करण हुआ है। और अगर हमारी चेतना का परिष्करण हुआ है तो मानसिक सुख हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होंगे। मानसिक सुख महत्वपूर्ण होंगे तो हम कम घूसखोर होंगे, क्योंकि हम केवल भौतिक सुख के पीछे नहीं भागेंगे। तो हॉबीज इसलिए पूछी जाती है। दूसरा हॉबीज इसलिए पूछी जाती है उनसे आपका एप्टीट्यूड जानना चाहते हैं कि आप अलग अलग फील्ड में किसमें किसमें एक्सेल किए हैं आज तक। क्योंकि 30 मिनट के इंटरव्यू में हम क्या पता कर लेंगे आपका। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि आप फला फला फील्ड में कह रहे हैं कि आपकी हॉबी है, उससे सवाल पूछेंगे, देखेंगे आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगर आपकी हॉबी है उसमें आपने एक्सेल किया है तो उससे पता कर लेंगे कि सिविल सेवा में भी आपके एक्सेल करने की संभावना कितनी है। नहीं, अभिरुचि सब में होती है। अवधि आती तो बढ़िया, अवधि बोला। ठीक है, तो अब आइए जरा अब दूसरे पार्ट पर चलिए। सिविल सेवा में इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप सिविल सेवा में जा रहे हैं तो आप में कुछ बुनियादी मूल्य होना चाहिए। इसी यूनिट में दूसरा पार्ट है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। इस अभिक्षमता वाले पार्ट को मैंने समझाने पर ज्यादा बल दिया है ना, इसको लिखा नहीं है बोर्ड पर, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इन टॉपिक से संबंधित फैक्चुअल कंटेंट आपके नोट्स में मौजूद है, इसलिए वहां से छाप लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। मैंने समझा दिया कि अभिक्षमता क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आखिर सुन के तब बुनियादी मूल्य पर चलिए। एथिक्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आप सिविल सेवा में चले गए और सिविल सेवा की अभिक्षमता आप में नहीं है, तो सिविल सेवा जिस वर्ग की सेवा के लिए बनी है उस वर्ग की सेवा के काम के लिए जो कौशल होना चाहिए वो कौशल तो आप में होगा नहीं, आ नहीं पाएगा, औसत दर्जे का होगा। तो सिविल सेवा से राज्य जितने लक्ष्य अपने प्राप्त करना चाहता है, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक न्याय, उसको प्राप्त करने में विफल रह जाएगा। आप सिविल सेवा की संस्था की गुणवत्ता खराब कर देंगे। तो अगर बिना अभिक्षमता वाला व्यक्ति किसी संस्था में जाता है तो संस्था की कार्य संस्कृति उसकी सेवाओं की गुणवत्ता खराब कर देता है। और अगर वो सेवाएं कैसी हों, लोगों की जिंदगी के अधिकारों से जुड़ी हुई हों, तो आप लोगों के अधिकार प्राप्त करने में, उनकी बुनियादी जरूरतें प्राप्त करने में बाधक बन जाएंगे और एक नैतिक समस्या पैदा कर देंगे। हमारा सिविल सेवा संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, लेकिन आप में एप्टीट्यूड नहीं, फिर भी आप वहां चले गए। तो जैसा एग्जांपल ढाबे वाले दिया था ना कि आपने ढाबा खोल लिया जबकि आप में व्यवसाय की अभिक्षमता नहीं है, ठीक वैसे आपने यहां किया तो आप एक समस्या पैदा कर देंगे, सिविल सेवा की संस्था की गुणवत्ता गिरा देंगे। आप में जरूरी योग्यताएं नहीं होंगी तो आप लोगों की समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे, उनको न्याय नहीं दे पाएंगे, स्कीम्स को ठीक तरीके से लागू करने, एग्जीक्यूट करने की क्षमता आप में नहीं होगी, तो नीतियां जमीन पर ठीक से लागू नहीं हो पाएंगी, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। आपने पूरे विभागीय अमले को एक साथ जोड़ के चल नहीं पाएंगे। आपने जिंदगी में 4 काम कभी एक साथ किया नहीं है, एक काम करते कहते दूसरा हमारा मन नहीं लगता, यही कर पाएंगे। और वहां आपको 40 डिपार्टमेंट दे दिया गया, 40 डिपार्टमेंट, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, राजस्व भी है, कानून व्यवस्था भी, बहुत सारे विभाग दे दिए गए। 40 का मैनेजमेंट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, जिस जिले में कलेक्टर बन के गया क्या ठीक है, शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हो तो राजस्व ठीक नहीं है, राजस्व पर ज्यादा जोर दे रहे हो, चिकित्सा ठीक नहीं चल रही है, चिकित्सा शिक्षा पर जोर दिया, पर्यावरण पर जोर नहीं दे पाए, खाद्यान्न वितरण पर जोर नहीं दे पाए। तो आप अगर एप्टीट्यूड वाले आदमी नहीं, सिविल सेवा का एप्टीट्यूड आप नहीं है, तो आप इतने सारे काम की जो डाइवर्सिटी कर नहीं पाएंगे। इससे संस्था अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगी, और संस्था का लक्ष्य क्या है, गरीब लोगों का उत्थान, कमजोर लोगों का सशक्तिकरण। इसमें राज्य फेल होने लगेगा।
इसका मतलब है कि अगर एप्टीट्यूड नहीं होने वाले लोग किसी क्षेत्र विशेष में चले जाएं तो संस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, नैतिक समस्याएं पैदा कर देते हैं। संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। जो लक्ष्य बनाए जाते हैं वो संस्था प्राप्त नहीं कर पाती है। और आपके जीवन में क्या होगा, आप जब लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप आईएएस में आईएएस बन गए, ठीक है, बाकी लोगों से ऊपर चले गए, लेकिन आईएएस वाले वर्ग में आप हीन भावना का शिकार रहेंगे। वहां तो सब आईएएस होंगे, आईएएस बन जाएंगे आप, आपके कलीग्स आपके लोग समझेंगे अरे वो कलेक्टर अच्छा नहीं है, मंत्री और मुख्यमंत्री समझेंगे कि योग्य आदमी नहीं है, तो आप बस सिर्फ नौकरी करते रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये जो आइडिया है, इस कारण से माना जाता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, मुझे क्या चाहिए, खुशी, मुझे क्या चाहिए, सफलता, और संस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, इन दोनों के लिए अभिक्षमता जरूरी है। अभिक्षमता होगी तो उस काम में मेरा मन लगेगा, उस काम को करूंगा मैं खुश रहूंगा, काम को करूंगा मैं काम में सफल रहूंगा, सफलता और खुशी दोनों मुझे जब मिलेगी किसी काम को करने से तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और जब मुझे सफलता मिलेगी, संस्था के लक्ष्य पूरे होंगे तो संस्था की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तो संस्था का भी फायदा, मेरा भी फायदा अभिक्षमता से होगा। अगर अभिक्षमता नहीं है तो संस्था का फायदा हो रहा है, मेरा फायदा भी, मैं उस काम को रूटीन काम की तरह करने लगा हूं, उस काम में मेरा कोई मन नहीं लगता है। तो ये समस्या है जिस कारण से हम एथिक्स में इसको पढ़ रहे हैं कि बिना अभिक्षमता के संस्थाओं की कार्य संस्कृति, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता, उनके कामकाज में जो गुणवत्ता, वो सब घटने लगेगी। ठीक है, तो अभी भी इसीलिए जन्नत नहीं हो रहा है क्योंकि सारे अभिक्षमता वाले लोग ही थोड़े जा रहे हैं। 10-10 साल जब तैयारी करके लोग यूपीएससी में जाएंगे तो इसका मतलब उन्हें अभिक्षमता नहीं, तो उन्होंने ज्यादा एफर्ट किया, 12 साल तैयारी की, 10 साल तैयारी की, तब जा पा रहे हैं। बिना अभिक्षमता के जाने वाले लोग बहुत सारे हैं। अभिक्षमता से जाते तो शायद 26 साल तक की एज लिमिट होती, और 26 साल के भीतर चले गए। अब इस तरीके से काम होता तो क्या अभिक्षमता वाले लोग जा पाते, साथ में दूसरे लोग भी जो अब ये जो गए अभिक्षमता के बिना जा रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, अभिक्षमता के बिना जा रहे हैं तो सफल नहीं हो रहे हैं, कोचिंग करके जा रहे हैं। कोचिंग भी अभिक्षमता के साथ संगत बात नहीं है। अभिक्षमताओं की पहचान निचोड़नी तभी हो सकती है जब आपकी अभिक्षमता को पहचाना जाए। सिखाई की बात को नहीं, आप एथिक्स में अपनी अभिक्षमता से आंसर लिखेंगे क्या, नहीं, जो मैं सिखा रहा हूं उससे आंसर लिख देंगे। तो कई बार आप अभिक्षमता की जगह चीटिंग भी कर पा रहे हैं क्योंकि आप सिखाई हुई बात बोल रहे हैं, सिखाई हुई बात लिख रहे हैं, तो एग्जाम के क्या कर रहे हैं, इस अभिक्षमता को पहचानने के पूरे मॉडल को फेल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों को एथिक्स समझ में कम आता होगा, जिनको कम आता है इसका मतलब उनमें एथिकल एप्टीट्यूड कम है, वो तो चलिए आंसर लिख नहीं पाएंगे, तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन दूसरे कुछ लोगों में अभिक्षमता यूपीएससी की नहीं, लेकिन एथिक्स सीख लिया उन्होंने। अब एथिक्स सीख के इसका आंसर लिख दिया जबकि सिविल सेवा की क्षमता उनमें नहीं थी, और लिख के सीख दिया, मतलब सीख के लिख दिया, तो सीख के लिख दिया आपने, तो आपने यूपीएससी को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया तो आप संस्था में भर्ती हो गए। वो जो आंसर लिखा आपने वो आपकी क्षमता से बना आंसर नहीं है, वो आपने रट लिया है। इसलिए यूपीएससी क्या कोशिश करती है, बार बार ऐसे सवाल पूछें जो सीधे किताब से ना आए, अभी क्षमता से लोगों को करने पड़े। आईआईटी क्या कोशिश करती है कि आपको जो कोटा में सीधे कोचिंग पढ़ाया जाए वो सीधे ना पूछें, इसलिए वो किताब से रटे हुए क्वेश्चन पूछने को कम कर रहे हैं। जो आप याद कर सकते हैं, जो तथ्य है, सीधे सीधे पढ़ सकते हैं किसी किताब से, वो सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि तो रट क्या बता देंगे, उसमें क्षमता की क्या जरूरत है। अगर रट के आप बताने लग जाए तो ज्यादा कौन सफल होगा परीक्षा में, वो जो ज्यादा दिन से है, ज्यादा क्षमता वाला नहीं, ज्यादा दिन से इसलिए ज्यादा याद कर रही है, इसलिए ज्यादा याद करने पर ज्यादा परीक्षा को सफल, परीक्षा को करेक्ट करने की संभावना उसकी ज्यादा है। टाइम कम देंगे, रटने का टाइम कम देंगे, रटा हुआ सवाल नहीं पूछेंगे, तो रटे हुए लोग फेल होंगे, तब केवल क्षमता वाले लोग सफल होंगे। ये आइडिया यूपीएससी अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कई कारण है, जैसे एज बहुत ज्यादा होना, कोचिंग इंडस्ट्री का होना, ये सब कई बार उस मॉडल को फेल कर देते हैं। अब आइए हम जाते हैं बुनियादी मूल्यों में। बुनियादी मूल्य में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है वो है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। पढ़ना बहुत पसंद है पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, मेरी क्षमता है। देखो, अभी क्षमता पढ़ने लिखने से नहीं बनती है। पढ़ना किस चीज को, अभी क्षमताएं, साहित्य पढ़ने वाला भी बहुत पढ़ना पसंद होता है उसको, विज्ञान पढ़ने वाले को बहुत पढ़ना पसंद होता है, लेकिन दोनों की क्षमता तो अलग अलग हुई ना। साहित्य पढ़ने वाले की साहित्य की क्षमता हुई, विज्ञान वाले की विज्ञान संबंधी क्षमता हुई। तो सब लोग जो पढ़ना पसंद करते हैं उनमें एक ही तरह की क्षमताएं नहीं होती, उनकी क्षमताएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो केवल पढ़ना पसंद होने से क्षमता आपकी किस फील्ड में है पता नहीं चलता है। क्या पढ़ना पसंद है, कौन सा विषय पढ़ना पसंद है, उससे कुछ पता लगेगा। और लिखना कोई अभी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक बात है कि आप जैसे साहित्य वगैरह में है तो लिखना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बिना लिखने की क्षमता की बात नहीं बनेगी। लेकिन सिविल सेवा के लिए लिखना कोई अभी क्षमता नहीं। सिविल सेवा के लिए क्या है, प्रिसीजन, टारगेटेडनेस, सटीकता, कम शब्दों में अपनी बात कह पाना, ये अभी क्षमता हो सकती है, लिखना नहीं। लिखने में कोई 10 पेज में लिख दे, लिखने की क्षमता तो उसमें भी हुई। आप एक वाक्य दे दीजिए उस पर 10 पेज लिख दे हो, लेकिन सिविल सेवा के लिए क्षमता काम की नहीं। तो लिखने में भी एक उपन्यासकार की जो क्षमता है और सिविल सेवा में जो आंसर लिखते हैं उनमें एक समानता थोड़े है। साहित्यकार को यूपीएससी में बैठा देंगे जो बिना 50 पेज की कोई कहानी कंप्लीट नहीं करता, उसको 15 लाइन में आंसर लिखने के लिए कहीं नहीं लिख पाएगा, ये अलग बात है। चलिए अब देखिए हम जो मूल्य पढ़ेंगे ये सब मूल्य आपकी क्षमता के जरूरी नैतिक मूल्य हैं। सारे मूल्यों को पढ़ने का तरीका कैसे होगा, पहले मैं उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। सारे मूल्य इतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सत्यनिष्ठा पढ़ने में आपको 2-2.5 दिन लग जाएगा, इंटीग्रिटी पढ़ने में 2-2.5 दिन लग जाएगा। तो अगर हम 2-2.5 दिन में 6-6, 8-8 मूल्य, 10-10 मूल्य, 15-15 मूल्य पढ़ने लग गए तो 30 लेक्चर तो मूल्य में ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1-2 मूल्य आपको विस्तार से पढ़ाएंगे और बाकी मूल्यों का मायने बता देंगे और उनको आपको उसी तरीके से विकसित करना होगा। सत्यनिष्ठा को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो जब भी हम कोई मूल्य पढ़ेंगे तो उस मूल्य का पहले तुम देखेंगे आशय क्या है। जैसे सत्यनिष्ठा का आशय क्या है,
अगर निष्पक्षता होती तो हम लिखते निष्पक्षता का आशय क्या है। और यहां जब आशय या मीनिंग की बात करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, संदर्भ की। संदर्भ तो इसके संदर्भगत अर्थ क्या है, मतलब किसी एक संदर्भ में, जैसे सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा का मायने अलग होगा, व्यवसायियों के लिए अलग होगा, तो हम संदर्भगत मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तो जनरल मीनिंग और एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। सोनू, मैं आज अपने मन की बात पढ़ा रहा हूं। बहुत सही समय सवाल पूछा आपने, 1.5 घंटे बाद सवाल ये पूछना ही चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आज मैं पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा रहा हूं। एक जंगल में एक शेर था, वो शेर जानवरों को खा जाता था। जानवर उसके खिलाफ एक मीटिंग करते हैं कि ऐसे ठीक नहीं है, शेर से कहा जाए कि ऐसे मत खाया करो। फिर उन्होंने तय किया कि शेर को नैतिक बनाएंगे, और शेर को नैतिक बनाने के लिए उसको सत्यनिष्ठा सिखाएंगे पहले। तो वही शेर जंगल का सत्यनिष्ठ कैसे बने, उसी के लिए पूरा ये आज का प्रोजेक्ट चल रहा है। आपके जो बाकी साथी समय से आ गए थे उनमें चीता, भालू, कुछ और तमाम लोग हैं जो उसी पर अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है सर हमको भालू मत बनाइए, चीता बना दीजिए, हम चीता बनना पसंद करेंगे, हम शेर को चीता वाली सलाह देंगे। कोई कह रहा भालू वाली देंगे, कोई कह रहा बंदर वाली देंगे, हम हिरन वाली देंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। तुम भी आ गए हो समय से, तुम भी बताना कि इस पंचतंत्र की कहानी में शेर को क्या सलाह दी जाए। इसी बारे में हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, और अभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। अब शायद तुम्हारे आने से ही हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल लें। इस पर सोचना और बताना कि शेर का क्या किया जाए। ये रोज एक जानवर खा जा रहा है, जानवर से बहुत चिंतित है, परेशान है, और वो नैतिकता की शरण में आए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इथिक्स से इसका कोई समाधान होगा। जिनकी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है उनको भी बता दूं कि पंचतंत्र की कहानी में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर समाधान ढूंढ रहे हैं। कहां किस दुनिया में रहते हो यार, जरा सोचो, कभी क्लास का प्रोटोकॉल सोचो। ऑफलाइन क्लास चल रही होती, क्या तुम 1.5 घंटे बाद क्लास में आते? क्लास आधे घंटे में खत्म होने वाली होती और 1.5 घंटे बाद आप कहते कि हम अभी आ रहे हैं, और आते सवाल पूछ लेते कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, जरा बताइए। किसी ऑफलाइन क्लास में ऐसा कर सकते हो? इसको ऑफलाइन क्लास मान के पढ़ा करो। अगर तुम चैट कर रहे हो मुझसे तो एक तरह से ऑफलाइन क्लास की तरह है, और लेट आए हो तो रिकॉर्डिंग से देख लेना भाई। जरा सोचो कैसे हर विद्यार्थी अलग अलग समय पे आए और कह दे, कोई 1 घंटा बाद कैसा क्या पढ़ा रहे हैं जरा बताइए, फिर कोई 1 घंटा 10 मिनट पे आए कह दे क्या पढ़ा रहे हैं बताइए, फिर कोई 1.5 घंटा पे आ जाए, कोई 2 घंटा पे आए जो खत्म करने जा रहा हूं कह दे बता के जाइए क्या पढ़ाया है। इतना उत्तरदायी अगर मुझे बना दोगे कि एक एक विद्यार्थी को मैं ये बताऊंगा भाई आज क्या पढ़ाया था, अब क्या पढ़ा रहा हूं, अभी का स्टेटस रिपोर्ट क्या है, 1.5 घंटे बाद का स्टेटस दूंगा, 1 घंटे 45 मिनट बाद का दूंगा, तो पढ़ाऊंगा यार कि यही सब बताता रहूंगा। ट्यूशन में कहा ना, तुम तो ट्यूशन फिर पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो घर बुलाओ अपने, वहीं पढ़ाऊं फिर आके। रोज निकला करूंगा आज पापा कुमार के घर, कभी फौजिया के घर, कभी नकुल भगत के घर, कभी ममता यादव के घर, कभी सोनू के घर, आऊं सबके घर, साइकिल वाइकिल खरीद लूं और आऊं कह दूं कि आज मैं सत्यनिष्ठा पढ़ाने आया हूं, आज आपको सत्यनिष्ठा सिखाऊंगा। आप कह देंगे नहीं आज हमारा मन नहीं है, आज आप फौजिया के घर से रोशन वर्मा के घर जाइए। तो ऐसी बात नहीं बनेगी सोनू, डिसिप्लिन। तुम अगर लेट आए चुपचाप सुनो, कुछ देर सुनने के बाद देखो क्या पढ़ा रहे। ये सवाल नहीं बनता है, और ये बात मैं तुमको डांट रहा हूं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। कई बार जब बड़े होते हैं ना हमको कोई डांटता नहीं, हम कई गलतियां करते हैं, गलतियां करते जाते हैं, नहीं उसको जल्दी ठीक करना जरूरी है। ठीक है, हाँ मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ सुधा, उसके बाद खरीद के फिर बताऊंगा। तो तुम्हारे घर का गूगल लोकेशन मंगवाऊंगा, तो फिर साइकिल से निकलूंगा, तो आऊंगा तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा। ठीक है, कैसे पढ़ाऊंगा? अरे कैसे पढ़ाऊंगा क्या, एक दिन तुम्हारे आऊंगा पूरा एथिक्स पढ़ा के जाऊंगा, फिर सुधा क्या जाऊंगा पूरा एथिक्स पढ़ा के आऊंगा। एक ही दिन नैतिक बना दूंगा सबको, एक एक दिन दूंगा और नैतिक बना के चलाऊंगा। शुक्रिया जन्नत बरकरार रखती है। तुम लोग टाइम से आओ, बात मत करो। ये लौटते हैं सत्यनिष्ठा का आशय क्या है, इसका संदर्भ अर्थ क्या है, एक बात तो हम ये सीखेंगे, हर मूल्य में सीखेंगे। निष्पक्षता में निष्पक्षता का आशय, निष्पक्षता का संदर्भ अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी मूल्य का कोई एक अर्थ नहीं है, एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं उसके। और ये यूपीएससी में तो सत्यनिष्ठा पर सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा का क्या मायने है। दूसरा, इसका आशय मायने समझने के बाद सत्यनिष्ठा के कुछ प्रकार पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी क्या है, मॉरल इंटीग्रिटी क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है ना। 3 तरह की इंटीग्रिटी पर ज्यादा बातचीत होती है। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, नैतिक सत्यनिष्ठा और बौद्धिक सत्यनिष्ठा। मॉरल, इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल। यहां व्यवसायिक का मतलब बिजनेस नहीं है, व्यवसायिक का मतलब प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, इंजीनियर एक प्रोफेशनल है, शिक्षक एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। फिर हम सीखेंगे कि ये सत्यनिष्ठा बनती कैसे है, मूल्य कैसे बनते हैं, मतलब अलग अलग मूल्य में हमको जानना चाहिए मूल्य बनता कैसे।
तीन चार तरीके से सत्यनिष्ठा बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जैसे एक वैचारिक स्तर पर, दूसरा संवेदनाओं का विकास करके, और तीसरा एक खास तरह की आदत का निर्माण करके, अनुशासन से। तो हम देखेंगे कैसे शासन प्रणाली से सत्यनिष्ठा बनाई जा सकती है, संस्थाओं से बनाई जा सकती है, विचार से बनाई जा सकती है, और संवेदना से बनाई जा सकती है। तो इसके तरीके सीखेंगे, फिर समझेंगे सत्यनिष्ठा के लाभ क्या है, इसका महत्व, इसका प्रासंगिकता और महत्व क्या है। फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल सत्यनिष्ठा कमजोर क्यों हो रही है, इसकी बाधाएं क्या हैं, समकालीन समय में सत्यनिष्ठा के साथ रहने की चुनौतियां क्या हैं। तो इसकी चुनौतियां और बाधाएं, फिर देखेंगे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं, इन चुनौतियों को कैसे हल किया जा सकता है। तो आखिरी बात, चुनौतियों का समाधान। इतनी बात हमको हर मूल्य में सीखनी होगी। अगर यहां गैर तरफदारी लिखा होता तो हम पढ़ते गैर तरफदारी का आशय क्या है। गैर तरफदारी के प्रकार तो कुछ होते नहीं, तो ये वाली बात तो हर मूल्य में नहीं आएगी, लेकिन कुछ मूल्यों में आएगी। बनेगी कैसे गैर तरफदारी, गैर तरफदारी से क्या महत्व होगा, गैर तरफदारी के अनुरूप चलने में आजकल क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। करुणा होती तो हम पढ़ते करुणा क्या होती है, करुणा का मतलब क्या है, करुणा बनती कैसे है, करुणा का महत्व क्या है। तो हर मूल्य को पढ़ने का स्ट्रक्चर यही रहेगा। बस मैं हर मूल्य में उसका निर्माण और विस्तार नहीं पढ़ाऊंगा, मायने समय पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको कमो बेस जैसे एक मूल्य बनता है उसी तरीके से दूसरे मूल्यों को बनाने का भी तरीका ढूंढना पड़ेगा। कुछ हिंट आपको दे दूंगा किस तरीके से बनता है। चलिए, पहली बात जो हमारी है वो है सत्यनिष्ठा का आशय। जरा कमेंट करके बताइए कि सत्यनिष्ठा का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी, मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी क्या है, इसका मायने बताइए। एक मिनट में जरा मैं अपनी चाय लेके आ गया, आप तक इसका मायने लिखिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी सत्यनिष्ठा नहीं होती सुधांशु, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में अंतर होता है। फेथफुलनेस भी सत्यनिष्ठा जरूरी नहीं है। उन्होंने फेथफुलनेस लिखा है, वो भी सत्यनिष्ठा अर्थात सर्वोच्च गुण, जैसे कर्तव्यनिष्ठा नहीं, जैसे का उदाहरण नहीं बताना है, उसका मायने बताना है। ऑनेस्टी नहीं होती सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा के भीतर ऑनेस्टी हो सकती है, लेकिन सत्यनिष्ठा और ऑनेस्टी एक चीज नहीं है। जैसे देखिए, जिन लोगों ने सत्यनिष्ठा को ऑनेस्टी बताया, चलिए मैं इसे शुरू कर लेता हूं। देखो, मान लो एक चोरों का गैंग है, उस चोरों के गैंग में एक उनका मुनीम है, अकाउंटेंट है, जो चोरों के लूटपाट करके ले आके पूरे माल का ईमानदारी से हिसाब रखता है। कभी उसने एक भी पैसा नहीं चुराया, सारा चोरों का बैलेंस अकाउंट सब मेंटेन करके रखता है, एक एक पाई का हिसाब चोरों के गैंग के सरदार को और गैंग को देता है। ये ईमानदार है, ये सत्यनिष्ठ नहीं है, ये सत्यनिष्ठ नहीं है। एक वकील अपने वकालत के प्रोफेशन के लिए ईमानदार, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन जरूरी नहीं सत्यनिष्ठ हो, क्योंकि उसका क्लाइंट अपराधी हो सकता है।
एक आतंकवादी अपने आतंकवादी संगठन के प्रति पूरी तरह ईमानदार है। वो कहेगा जाओ गर्दन काट दो, किसी की काट देगा, कहेगा जाओ फला आदमी को मार दो, मार देगा, बहुत ईमानदार है। उसको तुम घूस देके, उसको प्रलोभन देके बदला नहीं सकते हो। डटा रहेगा अपनी ईमानदारी से अपने आतंकवाद के काम पे, सत्यनिष्ठ नहीं है। तो ईमानदारी सत्यनिष्ठा में बहुत अंतर है। कई बार हर ईमानदार आदमी सत्यनिष्ठ नहीं होता, लेकिन हर सत्यनिष्ठ आदमी ईमानदार होता है। ठीक है, तो ईमानदारी तो नहीं सत्यनिष्ठा। और ये पारदर्शिता और बाकी चीजें ये भी नहीं उसका मतलब। जैसे मैंने कहा ना, चोरों का वो मुनीम पूरी पारदर्शिता के साथ हिसाब रखता है, निष्पक्षता के साथ रखता है, लेकिन सत्यनिष्ठ थोड़े हो गया वो। उसने कोई पक्षपात नहीं किया। हिसाब बनाया तो बताया कि चोर का इतना हिस्सा, इस चोर का इतना हिस्सा, अपनी जाति वाले, उसकी जाति का भी एक चोर है उसमें, उसको ज्यादा नहीं दिया, जो हिसाब में निकला वही दिया। सचिन वही बात रिपीट कर रहे हो, पारदर्शिता ईमानदारी से सत्यनिष्ठा का सीधा संबंध नहीं है। हाँ, अब जरा संजना ने कुछ बात कही है और लोगों ने कुछ बात कही है, ठीक है, जरा देखते हैं। शासन में सत्यनिष्ठा नहीं होती, व्यक्ति में होती है। शासन में शुचिता होती है। जो व्यक्ति में सत्यनिष्ठा है वो शासन में शुचिता है। तो शासन में आप जब कह रहे हैं शासन में ईमानदारी का मतलब सत्यनिष्ठा नहीं, शासन में ईमानदारी का मतलब शुचिता, प्रॉबिटी उसको कहते हैं अंग्रेजी में। अब कुछ लोगों ने निकालना शुरू किया। देखो, चलिए, स्वीटी ने निकाला, संजना परमार ने कुछ कहा। पहला मीनिंग जो इसका है वो इसका कहां से निकालेंगे हम? इसका शाब्दिक अर्थ। ये शब्द बना है, इंटीग्रिटी नाम का जो शब्द है ना, ये असल में इंटीग्रास से, इससे बना है। और इंटीग्रास का क्या मतलब होता है? इंटीग्रास का मतलब होता है अखंडता, संपूर्णता। इसका मतलब है संपूर्णता, अटूट, अखंड। तो क्या अगर आपकी किसी आदर्श में निष्ठा अटूट है, किसी आदर्श में, ध्यान रखिएगा, वो जो मुनीम था चोरों के गैंग में, जो चोरों के गैंग में हिसाब किताब रख रहा है, चोरों के गैंग का हिसाब किताब रखना आदर्श नहीं है। काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन चोरों के गैंग के लिए काम करना आदर्श नहीं है, इसलिए सत्यनिष्ठ नहीं होगा, ईमानदार होगा। किसी आदर्श के लिए, किसी नैतिक आदर्श के लिए अगर आप में संपूर्ण निष्ठा है, अटूट निष्ठा है, अखंड निष्ठा है, तो आप बन गए सत्यनिष्ठ। तो इसका मतलब इंटीग्रस का है संपूर्णता से, अटूट होने से, अखंडता से। तो अगर इसमें ता लगाना था तो सब में लगा देते, अटूटता, अखंडता। तो कहेंगे किसी नैतिक आदर्श या सत्य के प्रति अटूट, अखंड, अडिग या संपूर्ण निष्ठा ही सत्यनिष्ठा है। किसी नैतिक आदर्श या सत्य के प्रति अटूट, अखंड, अडिग या संपूर्ण निष्ठा ही सत्यनिष्ठा है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि आप किसी बात जिसके लिए आप ईमानदार रहेंगे, वो बात होनी चाहिए सत्य या आदर्श। अब लोग तो ईमानदार बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं, जैसे मैंने कहा आतंकवादी भी अपने आतंकवाद के प्रति ईमानदार है, लेकिन आतंकवाद कोई सत्य या नैतिक आदर्श नहीं है। इसलिए आतंकवादी ईमानदार हो सकता है, आतंकवादी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। चोरों के गैंग का मुखिया ईमानदार हो सकता है, अपने चोरों के गैंग के मेंबर्स के साथ बेईमानी ना करे, लेकिन वो सत्यनिष्ठ नहीं है, क्योंकि चोरी करना कोई आदर्श नहीं है। तो ईमानदार तो बहुत लोग होते हैं, चोरों के गैंग में ईमानदार हो सकते हैं, तस्करों में ईमानदार हो सकते हैं, आतंकवादी ईमानदार हो सकता है, ईमानदारी वहां हो सकती है, लेकिन ईमानदारी सत्यनिष्ठा नहीं है। ईमानदारी सत्यनिष्ठा तभी बनेगी जब उस ईमानदारी के साथ क्या जोड़ दोगे, कोई नैतिक आदर्श, तब हम कहेंगे। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी मतलब होता है धोखा ना देना, झूठ ना बोलना। तो एक आतंकवादी झूठ नहीं बोलता तो ईमानदार हो गया, धोखा नहीं देता तो ईमानदार हो गया। लेकिन केवल धोखा ना देना और सत्य झूठ ना बोलना, ये कोई नैतिक आदर्श का प्रतीक नहीं है। तो सत्य का मतलब यहां क्या है? सत्य मतलब यहां झूठ बोलना बोलने से नहीं है, सत्य मतलब नैतिक आदर्श है। जैसे हमारे संविधान के प्रति अगर आपकी निष्ठा है, और संविधान कैसा भारत का? नैतिक, तो हम कहेंगे आप सत्यनिष्ठ हैं। आपकी लोकतंत्र में निष्ठा है, लोकतंत्र कैसा? नैतिक, तो हम कहेंगे आप सत्यनिष्ठ हैं। आप चिकित्सक हैं और जनता की जान बचाने में आपकी अटूट निष्ठा है, तो आप सत्यनिष्ठ हैं, क्योंकि दोस्तों की जान बचाना एक सत्य आदर्श है। ठीक है, तो अब यहां जो सवाल मैंने जो लिखा मैंने, संपूर्ण या अटूट निष्ठा, तो संपूर्ण क्या है? संपूर्णता का मतलब क्या है? अखंडता का मतलब क्या है? इससे इसके कई अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इससे तो पहले देखते हैं संपूर्णता, यहां क्या लिखा है? अखंड, अडिग और संपूर्ण। तो तीन शब्द लिखे, तीन शब्द से तीन मायने निकालने जा रहा हूं इसका। किसी नैतिक आदर्श के प्रति संपूर्ण निष्ठा। इसमें संपूर्ण का क्या मतलब हुआ? संपूर्ण का मतलब है मनसा, वाचा, कर्मणा। अगर आप किसी नैतिक आदर्श के प्रति विचार से, वाणी से और व्यवहार से, तीनों से निष्ठावान है, केवल बोलते नहीं हो उस नैतिक आदर्श को, करते भी हो, और केवल करते नहीं हो, वही सोचते भी हो। तो मन, विचार और कर्म, तीन बात ना, या विचार, वाणी और कर्म, इनमें क्या है? इनमें अगर
संगतता है, एक रूपता है, तो हम कहेंगे सत्यनिष्ठा। इसको क्या कह सकते हो? कह सकते हो जैसी कथनी वैसी करनी। बस के साथ कथनी करने के साथ क्या जोड़ देना पड़ेगा? नैतिक आदर्श। किसी नैतिक आदर्श के संदर्भ में जैसी कथनी वैसी करनी, तो हम कहेंगे आप सत्यनिष्ठ हैं। ये नहीं कि कहा भारत में यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा भारत वो देश है जहां नारियों की पूजा होती है। कथनी तो है ये, लेकिन करनी में रेप है, बलात्कार है, छेड़खानी है, करनी नहीं है। इसका भारत के लोग सत्यनिष्ठ नहीं इस मामले में। भारत के लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, सब माया है, मैं ब्रह्म हूं, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, बात इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन गांव में 2-2 इंच का झगड़ा है, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बता रहे हैं और 2 इंच के लिए लड़ रहे हैं। औरतों को देवी बता रहे हैं और उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अतिथि देवो भव बताते हैं और जो विदेशी आते हैं उनको सारे दुकानदार लूटने पर, टैक्सी वाले, ऑटो वाले लूटने पर लगे हुए हैं। तो कथनी तो है अतिथि देवो भव, यत्र नारीस्त पूज्यन्ते वसुधैव कुटुंबकम, करनी एक भी नहीं है। तो हम कहेंगे नैतिक आदर्श का सिर्फ प्रवचन है। बड़े बड़े महात्मा, एक साध्वी है 2 लाख का बैग लेके निकली थी, उसे पूछा किसी ने, तो उसने कहा मैं तो कथावाचक हूं, खूब मेकअप करके आती है, अब दूसरों को बोलती है भाषण में कि तुम आध्यात्मिक बनो, तुम जो है सादगी का जीवन जियो। भाषण दे रही दूसरे को धर्म का, आध्यात्मिकता का, सादगी का, अब खुद 2 लाख का तो एक बैग लेके चल रही है, सारे सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करती है, मेकअप करके आती है बोलने के लिए। क्या हो गया? इसका मतलब ये कथनी करने का अंतर है। आसाराम बापू, नाम बड़े दर्शन छोटे, बात इतनी बड़ी बड़ी, अब फंस गए रेप के केस में। राम रहीम, ये सारे धर्म के जितने बड़े बड़े गुरु हैं, तो कहते हैं भगवान के सामने सब बराबर है। आपको मेला लगता है तो अडानी अंबानी का परिवार का हाथ पकड़ के नहलाते दिखाई देंगे, आम आदमी उनके टेंट में नहीं जा सकता है। तो भगवान के सामने बराबर है सब, तुम खुद ही ये बात आज तक नहीं समझ पाए हो, तो तुम सत्यनिष्ठ कहां हो? भारत में धर्म के क्षेत्र में जितने बाबा हैं उनकी कथनी करने में अंतर हो गया है। चिलम फूंक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तमाम तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि तुम मोक्ष प्राप्त करो। एक आदमी जो नशे में लीन है हमेशा, किस तरह का मोक्ष है ये? तो ये कथनी करनी का अंतर है। अब कौन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन है तो आजकल तो आप किसी का नाम ले लीजिए, किसी पे व्यंग कर दीजिए तो लोग आपके घर तोड़फोड़ करने के लिए आ जाते हैं। एक कॉमेडियन है बेचारा, पिट रहा है, भाग रहा है इधर उधर, तो भारत में टॉलरेंस घट रहा है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉमेडियन सब जो बात कह रहा होगा सही कह रहा होगा, गाली गलौज और कॉमेडी में अंतर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल भारत में स्थिति यही है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में लोग पहुंच जाएंगे, तो ये खतरा है। खैर, तो एक मायने संगत ये जो निकला, ये संपूर्णता का निकला। संपूर्ण मतलब 3 हमारे स्तर हैं, एक विचार है हमारा, एक वाणी है और एक काम है। जैसा सोचे वैसा बोलें और जैसा बोले वही करें। एक लाइन थी ना तुलसीदास में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सत्यनिष्ठा का एग्जांपल है। जुबान दे दी तो दे दी, जैसे सलमान खान बोलता है अपनी फिल्म में ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। अब एग्जाम मत लिख देना सलमान खान सत्यनिष्ठ है, मतलब समझाने के लिए बता रहा, आइडिया यही है, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था अडिग रहना। 3 मायने लिखे थे, संपूर्णता, अटूट और अडिग होना। तो आदर्श के प्रति अडिग रहना। अडिग रहने का मतलब होता है समझौता करने से इनकार करना, आदर्श से समझौता ना करना। ये नहीं कि चुनाव से पहले बीजेपी में थे, चुनाव के समय आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी में थे बीजेपी में चले आए, बीजेपी सपा में चले गए, सपा से कांग्रेस में चले आए, आया राम गया राम। टिकट दे दिया, पार्टी में चले गए, उस पार्टी ने टिकट काट दिया, छोड़ दिया पार्टी। इसका मतलब आपका किसी आदर्श के प्रति कोई निष्ठा नहीं, आप समझौता करने के तैयार हैं। राज्यसभा की सीट दे देंगे, समझौता कर लोगे, विधानसभा का टिकट दे देंगे, समझौता कर लोगे, पार्टी में पद दे देंगे, पार्टी जिसमें 20 साल से छोड़ के चले आओगे, अडिग नहीं हो। घूस दे देंगे, काम कर दोगे। तो अगर आप सत्यनिष्ठ होते हैं तो मतलब होता है कि आप आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है परिणामों के लाभकारी ना होने पर भी आदर्श पर टिके रहना। परिणाम चाहे लाभकारी आए, हानिकारक आए, टिके रहेंगे, आदर्श नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए आदर्श नहीं छोड़ेंगे कि हमारे लिए नुकसान हो गया इसलिए। और अटूट निष्ठा, तीसरा मायने क्या था? आदर्श के प्रति अटूट निष्ठा। अटूट निष्ठा का भी कुछ कुछ वही मायने है जो अडिग रहने का है। अडिग में हम कमिटमेंट रखते हैं उस पर, और अटूट में हम अपनी निष्ठा को फ्रैक्चर नहीं करते हैं, बांटते नहीं है, आधी निष्ठा इधर लगा दी, आधी निष्ठा उस आदर्श के लिए लगा दी। इसका मतलब है परस्पर विरोधी आदर्शों या मान्यताओं को
एक साथ ना मानना, जिसको कहते हैं दो नाव की सवारी ना करना। प्रेम करना बढ़िया बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक ही समय दो लड़कियों से प्रेम कर रहे हो, सुबह 10 से 4 एक के साथ, 4 से 8 दूसरे के साथ घूमते हो, टू टाइमिंग कर रहे हो, दो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी निष्ठा टूटी हुई है, आधा इसके साथ है आधा उसके साथ है, दो बॉयफ्रेंड है, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं है। तो सत्यनिष्ठा का मतलब है कि निष्ठा परस्पर विरोधी जगह नहीं हो सकती है, एक ही जगह रहेगी। ठीक है, विवाहित हो, तलाक नहीं ले रहे हो, फिर भी घर वाली के साथ साथ बाहर वाली के साथ घूम रहे हो, तुम्हारी निष्ठा टूटी हुई है। भारत के प्रति निष्ठावान हो, साथ में कभी कभी जासूसी करके पाकिस्तान को कुछ बता देते हो, टूटी हुई। पाकिस्तान के लिए निष्ठावान हो, पाकिस्तान के लिए रहो, भारत के लिए रहो, एक ही जगह निष्ठा रखो, विरोधी चीजों के प्रति निष्ठा मत रखो। स्त्री सशक्तिकरण की भी हिमायती हो, लेकिन साथ में कहते हो कि लड़कियां बुर्का पहनी, ये भी ठीक है, या टूट नहीं हुआ। कैसे होगा स्त्री सशक्तिकरण अगर स्त्रियां बुर्का पहनेंगी? तो इधर क्या है, इधर निष्ठा हिंदुज्म और इस्लाम में, और उधर संविधान में भी। कभी संविधान की तरफ भाग जाते हो, कभी इस्लाम और हिंदुज्म की तरफ भाग जाते हो, जबकि दोनों कई बार परस्पर विरोधी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि ऐसा विरोध होगा तो मैं एक आदर्श को नहीं छोड़ूंगा, उस आदर्श को सर्वोच्च मानूंगा, तब आप सत्यनिष्ठ हैं। तो आपकी निष्ठा परस्पर विरोधी जगहों पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सत्यनिष्ठा के मैंने कुछ मायने आज बताए। अगली क्लास में इससे हम कुछ संदर्भ निकालेंगे और इसके कुछ और मायनों पर चर्चा करेंगे। आज जैसे मैंने आपको बताया कि दो नावों पर सवारी ना करना, कथनी करनी में अंतर ना करना, नैतिक आदर्शों पर अडिग रहना, इस सब तरह के मायनों से आगे जाके अगली कक्षा में कुछ और मायनों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सत्यनिष्ठा को ठीक से समझने के बाद फिर उसको बनती कैसे है, उसके प्रकार कितने हैं, इन सब बातों पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक, अगली कक्षा में से आगे की चर्चा के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए शबा खैर, हैप्पी ईद, हैप्पी नवरात्रि। कल आपकी छुट्टी है जैसा मुझे बताया गया है, तो कल के बाद फिर अगली क्लास में मिलेंगे इससे आगे की चर्चा के लिए। शुक्रिया।